गुड इवनिंग दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के ज्योग्राफी के सेक्शन से एग्रीकल्चर चैप्टर। प्रीवियसली हमने कुछ लेक्चर्स देखे जिसमें अप्रॉक्स 6 लेक्चर्स हम देख चुके हैं और उसके अंदर हमने कई टॉपिक्स पे बात की। जो रिसेंट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी क्रॉप्स। और क्रॉप्स भी कैसे वाली क्रॉप्स थी हमारी, इस तरह की। हम फूड क्रॉप्स देख रहे थे प्रेजेंटली। आज हम कैश क्रॉप भी देखेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में भी। आज कैश क्रॉप ना देख करके प्लांटेशन क्रॉप ही देख लेते हैं और कुछ फूड क्रॉप्स बाकी हैं उनको भी देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा है, हमने सबसे पहले राइस के बारे में डिस्कस किया था और राइस मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा क्योंकि 2 बार मैंने इसका रिवीजन भी करवाया था, मुझे याद आ रहा है। फिर हमने वीट देखा था, वीट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे लिए, पूछा जाता है मैप में कई बार। मिलेट्स के बारे में बात की जिसमें मिलेट्स में ज्वार, बाजरा और रागी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। फिर हमने मेज के बारे में बात की थी और साथ ही साथ हम पल्सेस को भी देख चुके थे। पल्सेस के अंदर खरीफ और रबी दोनों टाइप की पल्सेस हमने देखी थी, ठीक है। और आज जो हमारा नया क्रॉप है, जो हमारा नया सेक्शन है, विच इज फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। देखो प्रीवियसली जितनी भी हमने क्रॉप्स देखी है उन सब में हमें ग्रेन मिलते हैं। ग्रेन मतलब होता है बीज, सीड्स या फिर कोई भी ऐसी चीज, मतलब ठोस चीज होती। ग्रेन्स तो तुम जानते होंगे, अब वो ग्रेन्स हमें मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी भी क्रॉप्स हमारे यहां पर है जिसमें ग्रेन्स नहीं मिलते, जैसे यहां पे शुगर केन बता रखा है हमें, ठीक है। अब समझने वाली बात, शुगर केन जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, शुगर केन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो करें शुरू, चलिए तो देखते हैं शुगर केन के बारे में। तो शुगर केन आप जानते ही हो, शुगर केन दिखने में कैसा लग रहा है, ये हमें लग रहा है एक ग्रास की जैसा, क्योंकि इसमें जैसे एक प्लांट होता है ना, पेड़ होता है, उसमें ट्रैंक होता है, उसकी रूट्स होती हैं, फिर उसमें पत्तियां होती है, फिर फल आता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये कैसा है, इट इज एज अ ग्रास। और इसी कारण से ये ग्रास फैमिली का भी पार्ट है, ठीक है। किस टाइप का है ये ग्रास फैमिली का हिस्सा है। अच्छा, इंडिया में शुगर केन की बात की जाए तो पूरे इंडिया में शुगर केन का प्रोडक्शन जो होता है वो हाई लेवल पे होता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो ग्रास फैमिली है और ये जो शुगर केन है, इसका जो प्रोडक्शन है इंडिया में अगर देखा जाए, अच्छा वर्ल्ड में देखा जाए ना, तो वी हैव लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, पर हेक्टेयर लैंड की बात की जाती है और वहाँ पे प्रोडक्शन की बात की जाए तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। बट फिर भी वी हैव सेकेंड पोजिशन। ब्राज़ील के बाद में हमारा नंबर आता है और वैसे देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं शुगर केन का, गन्ने का। टेम्परेचर की बात की जाए तो 21 डिग्री टू 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए टेम्परेचर, और जो रेनफॉल होती है एटलीस्ट इतनी तो होनी ही होनी चाहिए। अब सीधी सी बात है, ये आपको इस क्या मिलेगा, जूस मिलेगा। जूस मिलेगा तो इसका मतलब होगा इसमें पानी की अवेलेबिलिटी का होना ज़रूरी है, तभी तो जूस रहेगा। अच्छा, इससे एक लॉजिक ये भी लगाओ कि जब हमें गन्ना मिलता है तो गन्ने के अंदर जो रस होता है, जो जूस उसका होता है, वो ज़्यादा कब हो पाएगा, जब उसको उस टाइम पर काट लिया जाए जब ज़्यादा धूप ना हो, क्योंकि धूप होगी तो जो इसका मॉइस्चर है, जो इसका जूस है, वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में कंडीशन क्या होती है, इसको कैसा चाहिए होता है, इसको जो वेदर भी चाहिए होता है वो सूदिंग चाहिए होता है। सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अलूवियल सॉइल भी इसके लिए बहुत अच्छी है और लोमी सॉइल भी अच्छी है। लेकिन अगर हम इसमें पोजीशन की दें अगर कि सबसे बेस्ट कौन सी है, तो अलूवियल सॉइल को फर्स्ट रैंक देंगे हम, सेकंड वाली रैंक देंगे हम ब्लैक सॉइल को। तो ये याद रखना, जहां जहां अलूवियल सॉइल मिलती है वहां वहां शुगर केन को ग्रो किया जा सकता है। तो कहां कहां मिलती है, यूपी के अंदर मिलती है, बिहार में, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सच रीजन्स जहां पे शुगर केन ग्रो किया जाता है। शुगर केन कहां कहां ग्रो होता है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। बहुत ही सिंपल था, ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा, मतलब धूप ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसे में इसका जो जूस होगा वो कॉन्टिन्यूसली बन नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा, और इसी के लिए तो इसको ग्रो किया जाता है, जूस के लिए। तो पानी की अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली कम से कम आपको चाहिए 75 से 150 के बीच में, और सॉइल आपके लिए सबसे ज़्यादा जो आइडल है वो है आपका अलूवियल सॉइल। बाकी लोमी सॉइल और ब्लैक सॉइल पर भी इसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ऐसा ही एक और फूड क्रॉप की बात करते हैं जो ग्रेन्स नहीं है, विच इज ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स का भी यही काम है, ऑयल सीड्स का भी यही कहीं ना कहीं लिंकेज है। ऑयल सीड्स कई टाइप के हो सकते हैं ना, कई चीज़ से हमें ऑयल मिल सकता है। मैंने यहाँ फोटोग्राफ में भी आपको दिखाया है।
इस टाइप की जो क्रॉप है हार्वेस्ट जो है उसको कॉमर्शियल क्रॉप में काउंट करते हैं। मैंने आपको कॉमर्शियल क्रॉप के बारे में ये बताया था कि कॉमर्शियल क्रॉप जो होती है वो बेसिकली इस तरह की क्रॉप होती है जिसका मेन इंटेंशन होता है पैसा कमाना। आप अगर कोई कोई भी सीड्स जो ग्रो कर रहे हैं, अगर आप वो खुद के लिए नहीं करोगे, कितना सीड्स आप ग्रो कर लोगे और कितना उसको कंज्यूम कर लोगे, ठीक है। तो बेसिक जो ऑयल सीड्स होते हैं उनको कंज्यूम इसीलिए किया जाता है कि या तो उनको फैक्ट्रियों में दे दिया जाएगा या किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, और मेन उसको प्रोड्यूस करने का इंटेंशन जो होता है वो होता है ऑयल को गेन करना। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो तुम जानते ही हो कि इट इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप। इसके बाद में इंडिया इज द लीडिंग ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर यहां पर वैसे देखा जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ऑयल सीड्स को, ये बात हमने मान ली, चलो अच्छी बात है। लेकिन एक बात और याद रखें, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम चाइना के पीछे हैं ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करने में। और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यूएसए का भी नाम आता है कई जगह पर। आपकी बुक के हिसाब से, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो यही है कि इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है। बट एक चीज़ और याद रखना कि इंडिया की अगर रैंक देखी जाए वर्ल्ड वाइड, वही पर हेक्टेयर वाला कंडीशन आ जाएगा यहाँ पर भी, कि अगर इसमें रैंक देखी जाए इंडिया की तो वी हैव 4th रैंक। हम यूएसए के पीछे हैं, हम चाइना के पीछे हैं, ठीक है। बट वैसे देखा जाए तो वी हैव लीडिंग प्रोड्यूसर्स। हमारे यहाँ पर दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ पर इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम ऑयल बहुत यूज़ करते हैं, तुम जानते हो। तो हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना डिमांड है। मतलब हाँ, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है बट डिमांड की कंपैरिजन में हम प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। तो इसी कारण से हमें कई बार क्या हो जाता है, इंपोर्ट करना पड़ जाता है ऑयल सीड्स को। ऑयल सीड्स हमें इंपोर्ट करने पड़ जाते हैं, इसी के कारण से ये जो वेरिएशन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सो डिमांड ज़्यादा प्रोडक्शन कम, इसका मतलब क्या है, आप डिमांड बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन कम कर रहे हो, महंगाई भी बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला होता है, तुम जानते हो इस बात को। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है ये। आगे इसने कहा कि ऑब्वियसली इसको हम खाने में यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं, और कुछ जगह तो ऐसा भी होता है कि इसको एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है, सोप बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, और ऑइंटमेंट्स के लिए। ऑइंटमेंट्स का मतलब एक तरीके से जैसे एक औषधि के तौर पर भी कई बार हम यूज़ करते हैं, जैसे होता है ना दवा वगैरह लगाते हैं, कभी लग जाए आपकी तो उस टाइम पर। तो इस चीज़ों की, इस तरह की किसी चीज़ के लिए भी आप ऑयल का यूज़ करते हो। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर लगभग 12% क्रॉपिंग एरिया में ऑयल सीड्स का कवरेज है। लगभग जितनी भी जगह पर हम हार्वेस्ट ग्रो करते हैं उसका अगर टोटल हम निकालें तो उसमें से 12% तो केवल हम ऑयल सीड्स को ही हार्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट एक्चुअली। 12% कवर करता है हमारे टोटल क्रॉपिंग एरिया का। और जो मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में वो हैं ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसामम्स जिसको हम तिल भी कहते हैं, सोयाबीन, और कैस्ट्रॉइड सीड्स, कॉटन सीड्स, इसके अलावा लिन सीड्स और सनफ्लावर। सनफ्लावर तो तुम जानते होंगे। तो ये कुछ सीड्स हैं जिनको हम बेसिकली ग्रो करते हैं जस्ट फॉर हैविंग द ऑयल। अब उस ऑयल का क्या करोगे, उस ऑयल से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आप तो नहीं, खैर फैक्ट्रीज के अंदर प्रोसेस के थ्रू सोप बना सकते हैं, कॉस्मेटिक्स बना सकते हैं, और ऑइंटमेंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है ऑयल सीड्स के बारे में। अच्छा, आप ये भी कहोगे कि कहाँ का इनका प्रोडक्शन होता है, सर ये आपने बताया नहीं। तो इसके लिए देखो, इतना दिमाग में रखना, हर टाइप का अलग अलग जो सीड्स हैं, अलग अलग जो हमारे यहाँ पे जैसे अलग अलग टाइप की जैसे हार्वेस्ट है, जो हार्वेस्ट है उसके हिसाब से यहाँ क्या होता है, स्टेट डिवाइडेड है। तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना कि कौन सी स्टेट, क्योंकि आप इसको ये कंफर्म नहीं कर सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर स्टेट में सारे ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं। नहीं, कई सारी चीज़ें हैं, अलग अलग स्टेट्स इसमें डिफर करेंगे, इसलिए इतना आपको डीपली पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि इस चैप्टर में से आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको राइस और एक पढ़ना है आपको वीट, बाकी आपसे नॉर्मल ही चीज़ें पूछेगा। आ जाइए नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट एक क्रॉप पर, विच इज़ टी, ठीक है। इस टाइप की क्रॉप को हम क्या कहते हैं, इसको हम बेवरेजेस में भी काउंट कर सकते हैं, या जिसको अपन ने प्लांटेशन वाली कैटेगरी में देखा था, प्लांटेशन के अंदर इसको काउंट करते हैं, और सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कैसे है, क्या है, लेट्स सी। तो चाय के तो कहने ही क्या है, हर भारतीय की अपनी पसंद है, हर भारतीय का अपना एक इम्पॉर्टेंट डे की शुरुआत में जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा उनको नीडेड होता है वो होता है टी, और इसके बारे में तो कहीं क्या कहें। तो
जो किताब कह रही है वो तो कह ही लेते हैं। किताब कहती है कि टी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेवरेज है, मानते हैं सभी हम। ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, वैसे बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई है इसके पीछे कि चाय, क्योंकि हमारे यहाँ ही नहीं बहुत फेमस है टी ऑल ओवर द वर्ल्ड। टी के पीछे बहुत सारे कहानियाँ जुड़ी हुई है कि टी कैसे बनी, क्या इसके पीछे स्टडीज़ हैं। तो आप अगर 10th क्लास की इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर ग्लिम्स ऑफ इंडिया के नाम से एक चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, उसको पढ़ना। उसमें टी के ऊपर बता रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी है कि टी के पीछे कौन कौन सी चीज़ें, एंशिएंट स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। तो हमारे यहाँ पर अगर बुक के हिसाब से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और ये हमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है। वहाँ पर क्योंकि क्या होता है, जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है और उसमें ह्यूमस भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं। दैट इज़ वाई वहाँ पे प्रोडक्शन जो सॉइल का होता है, मतलब सॉरी टी का जो होता है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। इसको जो रिक्वायरमेंट होती है एटमॉस्फेयर की, क्लाइमेट की, वो थोड़ा गर्म इसको माहौल चाहिए होता है। इसको ठंड नहीं चाहिए होती, इसको ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे नमी ना हो, ठंड ना हो, मॉइस्चर ना हो, इस तरह का क्लाइमेट इनको चाहिए। और फ्रिक्वेंट शार, आपको इसको लगातार हल्का पानी भी चाहिए होता है जो इजीली इसको पूरे टाइम तक ग्रो करने में मदद करे। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। सिंपल फॉर्म में अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर जो इसको चाहिए लगभग 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के आसपास इसको टेम्परेचर चाहिए होता है सेल्सियस में, ठीक है। और अगर मैं पानी की बात करूं तो लगभग 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इसको चाहिए। तो ये तो इसका एक इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो, डेटाज के हिसाब से, डेटाज है, मतलब डेटाज के हिसाब से इसको क्या क्या चीज़ें नीडेड है, वी हैव क्लियर दैट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि सबसे सूटेबल जो दार्जिलिंग वगैरह में देखने को हमें मिलता है वो टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 25 डिग्री के आसपास होता है। ये सबसे आइडियल टेम्परेचर है टी के लिए। अच्छा, अब याद रखना ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपको लेबर बहुत ही ज़्यादा नीडेड है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर ये एक इंटेंसिव है। अब याद करो, जब मैं इसको शुरुआत में पढ़ा रहा था तो मैं आपको पढ़ा रहा था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो याद रखना है आपको, इंटेंसिव का मतलब यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन होगा जहाँ पर लेबर क्या करेगा, डे बाय डे के लिए हर दिन जाएगा, जो भी नई पत्तियाँ खिल रही होगी उसको तोड़ेगा, पिक करेगा और वो पत्तियों को फिर सुखाया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लेबर चाहिए, और ये जो लेबर होने चाहिए, आपको प्रॉफिट कब होगा, जब वो आपको चीप रेट्स में मिल जाएंगे। लेकिन चीप रेट के साथ में मिल तो जाएंगे, चलो ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दे मस्ट बी स्किल्ड, उनको स्किल्ड होना जरूरी है। ऐसे में हमें कहां कहां पर ये टी के जो बागान है वो देखने को मिलते हैं, तो तुम जानते हो सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट फाइन क्वालिटी की जो टी होती है वो मिलती है हमें आसाम से। आसाम में एक जगह है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, दार्जिलिंग हिल्स में। ओके, सो वहां से हमें सबसे बेस्ट काइंड ऑफ टीज मिलती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, इन सब जगहों पर टी अवेलेबल है। बट हाँ, आजकल कुछ पार्ट्स में, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे एडवांस मेथड्स आ चुके हैं, दैट इज़ वाई हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा में और दूसरी भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे आप टी का प्रोडक्शन होते हुए आज देख सकते हो। और मेजरली तो आपको जो टी देखने को मिलेगी इस तरह के टेम्परेचर, इस तरह के जोन और रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला आर द पार्ट जहां पे सबसे फाइन क्वालिटी की जो टी होती है वो हमें मिलती है। और उसमें भी देखा जाए तो सबसे बेस्ट है आसाम। ठीक है, चलिए, हम जानते ही हो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे कंजप्शन है टी का कि शायद और किसी देश में टी को इतना यूज़ नहीं किया जाता हो, और शायद क्या नहीं किया जाता है। अमूमन मैक्सिमम जगह पर कॉफ़ी यूज़ की जाती है एज अ बेवरेज, बट हमारे यहाँ टी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। दिन की शुरुआत ही नहीं होती है बिना टी के तो। और ऐसे में आसाम से जो मिलती है हमें टी, उसका जो मतलब आप कहते हैं ना ग्रेड दी जाती है, तो सबसे जो लोअर ग्रेड होती है उसको तो हम इंडिया में रख लेते हैं। बाकी इंडिया से इतना ज़्यादा कंजप्शन होने के बावजूद भी जो फाइन क्वालिटी की टी होती है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है वर्ल्ड में, लगभग उन नेशंस तक जहां पे टी का कंजप्शन है। ठीक है, वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। कुछ ही तो चीज़ें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं और इन्हीं के बिहाफ में हमारी इकोनॉमी लगातार चल रही है, ग्रोथ कर रही है।
तो टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई अर्लियर टोल्ड यू। टी के अंदर क्या क्या है, इंपॉर्टेंट बेवरेज है। इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलती है। टेम्परेचर इसको 20 से 35 के बीच में चाहिए होता है। 25 डिग्री जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा इसके लिए आइडल है। बरसात भी इसको चाहिए होती है, मॉडरेट होता है एक तरीके से, लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर तक इसको रेनफॉल चाहिए होता है एनुअल। और एटमोसफेयर जो चाहिए होता है वो मतलब वार्म होना चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं। ज़्यादा ठंडा होगा तो क्या होगा, पत्तियाँ खिल नहीं पाएगी, मॉइस्चर इस पर रहेगा, और अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो सूखेगी नहीं तो उसका जो प्रोडक्शन है या उसका जो टेस्ट है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा ठंडा और जो मॉइस्ट फ्री इसको क्लाइमेट चाहिए होता है, हल्की हल्की बरसात इसको चाहिए होती है ऑल ओवर द ईयर। इसके अलावा इसको लेबर काफ़ी चाहिए होता है। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला वो स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको मेजरली प्रोड्यूस किया जाता है। होपफुली इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बेवरेज पे बात करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज है हमारे लिए, विच इज़ कॉफ़ी। कुछ लोग थोड़े क्लासी हो जाते हैं, क्लासी होने के बाद में वो टी को छोड़ करके कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं। हालांकि कॉफ़ी सेहत के लिए टी से ज़्यादा बेस्ट होती है, अच्छी होती है। हालांकि दोनों ही ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, बट कॉफ़ी जो होती है टी से थोड़ी अच्छी होती है सेहत के मामले में। इंडिया प्रोड्यूस करता है लगभग 4% कॉफ़ी, जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर 100% हो रही है तो उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है वो लगभग 4% है। इंडिया के अंदर अलग अलग वैरायटी ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। अच्छा, कॉफ़ीज़ के साथ में थोड़ा बता देता हूँ। ये कुछ कॉफ़ी जो बीन्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं, इनको सुखाया जाता है, फिर कॉफ़ी बीन्स इस तरह की कलर ले लेती है, और जितना अच्छा इसको प्रोसेस किया जाता है उतना ही इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। पीने की इच्छा हो गई है, चलो कोई बात नहीं, टाइम से देखेंगे। आगे देखिए, इसने कहा जो अरेबिका वैरायटी है कॉफ़ी की वो बहुत ज़्यादा फेमस है, हमारे इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है और वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अरेबिका जो इसका वैरायटी है वो प्रोड्यूस किया जाता है हमारी कंट्री में, जिसकी डिमांड वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ कहाँ होता है तो भैया तुम जानते हो, कर्नाटका में तो होना ही होना है। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैप में आपसे पूछ लेता है। कर्नाटका का तो नीलगिरी हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा एल्टीट्यूड चाहिए होता है, लगभग एल्टीट्यूड कितना, 1100 मीटर से 2400 मीटर्स तक का एल्टीट्यूड दे रिक्वायर्ड। और टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो लगभग 14 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इनको चाहिए। रेनफॉल की बात करें 125 टू 250 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली इनको चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बार जैसे मैंने आपको बताया कॉफ़ी और जो टी है इनका जो इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ हुआ था वो ब्रिटिशर्स के थ्रू हुआ, ऐसा कहा जाता है। बट हम तो ये मानते हैं कि बहुत सारे मॉन्क्स हैं जो अपनी नींद को दूर भगाने के लिए इनको पहले एज ए औषधि यूज़ करते थे। चाइना से जुड़ी हुई कई सारी स्टोरीज़ हैं, तो वो टी के साथ था। कॉफ़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही है, बट आपकी बुक कहती है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने ये सिखाया हमें कि आप कॉफ़ी को कैसे सिस्टमैटिकली यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। सबसे पहली बार 1830 के अंदर 1830 में सबसे पहली बार सिस्टमैटिक फॉर्म में कल्टिवेट करना शुरू किया गया कॉफ़ी को। कहाँ किया गया था? कर्नाटका में। कर्नाटका में सबसे पहली बार टी को कल्टीवेट करना शुरू किया गया, कॉफ़ी को कल्टीवेट करना शुरू किया गया था सिस्टमैटिक फॉर्म में, ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया था। ये चीज़ लिखी हुई भी है यहाँ पे। आगे देखिए, कर्नाटका में नीलगिरी हिल्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लगभग टोटल हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का, उसमें 70% जो पार्टिसिपेशन है वो किसका है? कर्नाटका का। कॉफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपसे मैप में, कि मैप के अंदर फिल करें कॉफ़ी हाईएस्ट कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि मैप वर्क आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हमने आज जो पढ़ा वो बेवरेज क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। वी विल डिस्कस अबाउट इट। हम और कुछ क्रॉप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसे कॉमर्शियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और ऐसी क्रॉप पढ़ेंगे जो कि कैश क्रॉप में काउंट होती हैं, कि तुरंत बेचो और तुरंत पैसा पाओ। उन क्रॉप्स को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बट इसके बारे में अच्छे से समझ लेना। आज हमने जो जो देखा है देख लीजिए। कॉफ़ी के बारे में कि कॉफ़ी वर्ल्ड के अंदर लगभग हमारे यहाँ पे हम लीडिंग प्रोड्यूसर तो नहीं है, बट हाँ हमारा जो प्रोडक्शन यहाँ होता है उसका टोटल प्रोडक्शन में 4% की हिस्सेदारी है। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छी डिमांडेड कॉफ़ी है वो है अरेबिका, जिसके हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। कर्नाटका के अंदर इतना एल्टीट्यूड चाहिए होता है, हाइट चाहिए होता है 1100 से 2400।
टेम्परेचर की बात करें अगर तो टेम्परेचर में 14 डिग्री टू 26 डिग्री और रेनफॉल की बात करें तो 125 टू 250। सबसे पहली बार प्लांटेशन करना शुरू किया 1830 में कर्नाटका में और इस तरह से ये लगातार चल रहा है। टी के साथ भी हमने ये देखा कि टी का प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट बेवरेज के तौर पर हमारे यहाँ किया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। उसके बाद में लगातार ग्रोथ होती रही और आज हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले बन चुके हैं टी को। वी हैव द टाइटल ओवर दैट। हमने यहाँ पर देखा नेक्स्ट ऑयल सीड्स के बारे में, जो कि हमारे लिए फूड क्रॉप से अदर हटके कुछ फूड क्रॉप से जो कि ग्रेन्स नहीं है, इस तरह की कुछ और क्रॉप्स के बारे में बात की थी हमने, जिसमें से एक सबसे पहले हमने ऑयल सीड्स को देखा था और उसके भी पहले हमने शुगर केन को देखा था। तो आज हमने कुछ 4 क्रॉप्स को पढ़ा है। होपफुली तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। कहीं प्रॉब्लम है तो पूछना। बट अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे आप ये क्रॉप्स पढ़ते जा रहे होंगे पीछे वाला हो सकता है वाइप आउट होता जा रहा हो। आपको लगातार इसके नोट्स बनाने, एक चार्ट बना लो। चार्ट में आपको 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। लीडिंग स्टेट्स, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है, इसके अलावा टेम्परेचर कितना चाहिए, सॉइल कौन सी चाहिए और वाटर कितना इसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, इनका जब चार्ट बना लोगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर से। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करते हैं अबाउट द कैश क्रॉप्स। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।